बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5 और इसमें वही मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्टरीज़ को लाइनक्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर डायरेक्टरीज़ डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए कमांड ls यूज़ होती है। जिस तरह डॉस के अंदर dir यूज़ करेंगे ना तो डायरेक्टरी डिस्प्ले होगी जहाँ पे भी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं तो इसके अंदर देखें ls किया तो लिस्ट दे दी उसने, ये वाली डायरेक्टरीज उसके अंदर अवेलेबल्स थी। और इसी तरह अगर हम ls/a करेंगे तो हमारे पास डिटेल आएगी हर डायरेक्टरीज की। ये आ गई उसकी डिटेल, ये सारी किसमें है, कहाँ पे है, डेट है, ये वो चीज़ें, ये सारी इसके अंदर जो जो डिटेल देगा वो यहाँ पे देख लीजिएगा। इजी है, कोई इसमें वो मुश्किल वाली बात नहीं है। डायरेक्टरी बनाते कैसे हैं? डायरेक्टरी मीन फोल्डर बनाना। लिनक्स के अंदर या डॉस के अंदर, यूनिक्स के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं और विंडोज़ के अंदर फोल्डर कहते हैं। तो mkdir डायरेक्टरी, mk मेक डायरेक्टरी, आगे नाम दे दिए जो भी नाम रखना है तो डायरेक्टरी बन गई। अब बताया नहीं है तो वो जहाँ पे रखी हुई है वहीं पे बन जाएगी। अगर फर्दर इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली डायरेक्टरी बनानी है, ये भी बन जाएगी। तो ये पूरा पाथ देते जाएंगे तो वो इसके अंदर कोर्सेज के अंदर CS604 के अंदर प्रोग्राम्स की डायरेक्टरी या फोल्डर बना देगा। तो डिलीट करनी हो डायरेक्टरी, रिमूव करनी हो तो rmdir लिख के आगे उसका नाम लिख देंगे, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। बट ये है कि वो खाली होनी चाहिए डायरेक्टरी। अगर उसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं तो पहले फाइलें रिमूव करें। डायरेक्टरी चेंज करना है और अगर जंप करना है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के लिए तो हम उसके लिए cd यूज़ करेंगे। ये देखिए cd और फिर पूरा पाथ दिया है कहाँ जाना है। पाथ अगर डिस्प्ले करवाना हो तो pw कर देंगे तो ये पूरा पाथ दे दिया कि इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या बनता है। मतलब यहाँ प्रोग्राम के अंदर खड़े होंगे तो ये वाला पीछे वाली सारी डायरेक्टरी बताएगी उसके अंदर कि नदीम कोर्सेज के अंदर फिर ये डायरेक्टरीज आगे बनती जा रही थी। कॉपी करनी है तो cp लिखेंगे, कॉपी पहला पाथ कहाँ से, डेस्टिनेशन कहाँ पे कॉपी करना है। मूव करना है mv कमांड यूज़ होगी। रिमूव फाइल रिमूव करनी है, डायरेक्टरी के लिए rd है तो फाइल के लिए rm। ये पूरी पाथ दे दिया। यहाँ टैरी के साथ करेगा तो जो .o की एक्सटेंशन की फाइलें वो सारी रिमूव कर देंगे। प्रोग्राम सी का कैसे रन होता है, कहीं पे भी खड़े हैं तो ये देखें gcc करके प्रोग्राम .c टाइप किया तो वो प्रोग्राम उसका कंपाइल हो गया। gcc कमांड यानी कि यूज़ होती है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस कॉन्सेप्ट। प्रोसेस किसे कहते हैं? जब प्रोग्राम हम बना लें या बना हुआ प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं CPU के अंदर। जैसे हमने कमांड दी प्रिंट की तो प्रिंट कमांड जाएगी तो वो प्रोसेस बन जाएगा जब रनिंग हालत में होगा। ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया सी के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का तो जब तक लिख रहे हैं वो प्रोग्राम है। जब हमने कमांड दे दी कि अब इसे रन करें, जब CPU के पास पहुंचता है या वो किस में बदल जाएगा फिर उसको प्रोसेस कहते हैं। अब उस प्रोसेस को क्या चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जैसे CPU का टाइम चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी, कुछ को फाइलें चाहिए होगी, कुछ को IO डिवाइस भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब उस प्रोसेस की ना कुछ कंडीशंस होती हैं या प्रोसेस की कुछ हाल होगी कि प्रोसेस किस तरह के होंगे। तो IO बाउंड प्रोसेसेस भी हैं, CPU बाउंड प्रोसेसेस भी हैं। तो ज़्यादा टाइम जो IO बाउंड होंगे तो IO डिवाइसेस वगैरह के साथ ज़्यादा टाइम होगा उसका, जैसे प्रिंट है। और इसी तरह जो CPU है तो CPU की वर्किंग अगर ज़्यादा उसे चाहिए होगी तो वो
CPU बाउंड प्रोसेस कहलाएंगे। प्रोसेस की स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस की हाल कंडीशंस होती हैं, प्रोसेस की स्टेट होती है कि अब क्या क्या काम हो रहा है उसके ऊपर। जब प्रोसेस बनता है तो वो न्यू स्टेट पे होगा, फिर अभी बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, चल नहीं रहा, तो जब उसके ऊपर काम हो रहा है, CPU काम कर रहा होता है, उसे रनिंग स्टेट कह देंगे। अगर किसी चीज़ का वेट कर रहा है तो वेटिंग स्टेट आ जाएगी, और वेटिंग के बाद रेडी होके खड़ा हो गया, न्यू के बाद भी रेडी पे आ जाता है तो वो रेडी स्टेट कहलाएगी। इसी तरह ख़त्म होने वाली टर्मिनेट स्टेट कहलाएगी। डायग्राम की मदद से देखते हैं। देखें, जब हमारे पास ये पहली बना है तो ये न्यू स्टेट आ गई, इसी तरह ख़त्म होगा तो वो टर्मिनेट है, एंड आ गई या टर्मिनेट आ गया स्टेट का, कुछ भी वो आ सकता है। अब इसके दरमियान में जैसे ही नया बना तो ज़रूरी नहीं है CPU हो सकता है बिजी हो, लिहाजा वो रेडी स्टेट पे चला गया। ये वाली जो स्टेट आ गई ये रेडी स्टेट पे, नई के बाद वो डायरेक्ट रेडी स्टेट पे आ जाता है। रेडी के बाद वो किस में चला गया, रनिंग में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये तीर का निशान रनिंग में। अब आमतौर पे होता है कि न्यू से रेडी से रनिंग, और रनिंग के बाद टर्मिनेट हो गया, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि उसे CPU को कोई काम पड़ गया तो वो इंटरप्शन आ गई, कोई इमरजेंसी वर्क आ गया तो रनिंग से वापस फिर रेडी में भेज दिया, अच्छा भाई आपसे बाद में बात करते हैं या आपका काम बाद में होगा, तो वो फिर रेडी पे बैठा हुआ है। फिर जब CPU फारग हुआ फिर रनिंग में आ गया, फिर उसके बाद टर्मिनेट हो सकता है। एक और काम भी होता है कि बाज़ औक़ात उस प्रोसेस को किसी IO की ज़रूरत भी होती है। जैसे हमने कार्ड डाला ATM के अंदर, तो अब वो वेट कर रहा है किस चीज़ का, कि हम पिन दें उसे। पहले कुछ प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद वो पिन मांगता है, तो पिन एक IO डिवाइस है, बाहर से देना है, हमने एंटर करना है, तो वो वेटिंग में चला गया। जब तक नहीं देंगे वो खड़ा रहेगा, टाइम आउट होगा तो वो एक अलग कंडीशन लगाई हुई है, अदरवाइज वो वहाँ पे या सीन जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे प्रोसेस खड़ा हो गया, वो कहती है वेटिंग स्टेट। जब उसे वैल्यू मिल गई फिर रनिंग में जाना चाहिए, लेकिन रनिंग में वापस इसलिए नहीं जाता, मे बी CPU किसी और काम में बिजी हो तो उसे रेडी स्टेट में ले जाते हैं। हमेशा चीज़ रेडी के बाद ही आएगी, इंटरप्शन के बाद भी रेडी में, ठीक है, वेटिंग के बाद भी रेडिंग में, और रनिंग के बाद भी रेडी में इंटरप्शन की वजह से आ सकती है, वरना फिर टर्मिनेट, और न्यू के बाद भी रेडी में आएगी। ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये वाला एक डायग्राम रफली कह लें कि हमने एक खाका दिया हुआ है कि एक प्रोसेस के ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें होंगी जी। उसके अंदर पॉइंटर होगी, प्रोसेस की स्टेट भी इसमें लिखी जाती है कि किस स्टेट में, प्रोसेस का नंबर, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सारी डिटेल इसमें दी गई है। शुरू में प्रोसेस स्टेट बताती है, जैसे जो अभी हम स्टेट देख के आए हैं वो सारी उनमें से कोई सी भी स्टेट हो सकती है, तो वो इसके PCB के अंदर ही रनिंग में आ जाती है। प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस आ जाता है, अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, CPU रजिस्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो सारे इसमें यहाँ पे आ जाएंगे। CPU की शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, आगे जाके CPU की शेड्यूलिंग डिटेल में है, तो कौन सी शेड्यूलिंग चल रही है उसकी मालूमात भी उसके अंदर लिख दी जाती है। मेमोरी कहाँ से, कौन सी कह लें कि ना उसको पेजेस चाहिए, कौन से टेबल चाहिए, कौन सी कह लें कि ना रैम का हिस्सा चाहिए, वो सारी मेमोरी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि CPU और रियल टाइम यूज़ है, टाइम लिमिट्स कितनी है, ये सारी कह लें कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन। IO अगर चाहिए है, IO डिवाइसेस, तो वो उसकी भी लिस्ट इसके अंदर, यानी कि इस प्रोसेस PCB के अंदर ये वाली चीज़ें सारी होगी, तो वो एक पूरा प्रोसेस ब्लॉक बन जाएगा। प्रोसेस ब्लॉक क्या होगा कि इसी प्रोसेस के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, प्रिंट का है तो सारी मालूमात इसके अंदर पूरी एक के अंदर दी गई है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूल बनाना, उसमें क्या होगा कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें एक CPU बहुत सारे प्रोसेस या प्रोग्राम इकट्ठे रन कर रहा होता है। वो प्रोग्राम जब रन हो रहे होते हैं तो प्रोसेस बन जाते हैं, लिहाजा बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे जब चल रहे होते हैं, लेकिन इकट्ठे काम नहीं होता, CPU बारी बारी सब पे काम कर रहा होता है, तो ये शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, डिटेल में है कि नहीं जी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या चीज़ होगी कि एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है, ये एक प्रोसेस है, इसके ऊपर सीपीयू काम कर रहा है, कोई सा भी काम उसने किया। अब दौरान वर्क एक और काम भी आ गया, नया पीसी भी आ गया, ठीक है, थोड़ा काम सीपीयू ने उसको भी देना है। तो यहाँ पे काम करते हुए सीपीयू क्या करेगा, इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेव कर लेगा कि पेज हाफ प्रिंट हो गया है, ये मैंने काम कर लिया है, ये स्टेट उसकी बदल गई है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जब सेव हो जाएंगी तो सीपीयू स्विच करेगा इसके ऊपर कि अब मैं इसका कुछ काम शुरू कर दूं, ठीक है। इस काम को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फिर इसका काम करने के बाद इसकी मालूमात इसके अंदर सेव हो जाएंगी, दोबारा वहाँ पे आएगा और देखेगा कहाँ से छोड़ा था, वहीं से आगे काम चल पड़ेगा। तो स्विचिंग द सीपीयू from one process to another required to save the context of the current process and loading the state of the new process is called context switching। तो ये काम context switching कहलाता है। ये डायग्राम भी उसके लिए वही काम उसकी आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्यूज। शेड्यूलिंग की कुछ क्यूज बनी हुई हैं। हाँ जी, इनको देख लेते हैं। सबसे पहली जॉब क्यू। जॉब क्यू जैसे कोई नई जॉब बनेगी तो वो उस लाइन में लग जाएगा, उसे जॉब क्यू कह देंगे। अच्छा, जब वो प्रोग्राम जो दिया गया है एक एक करके यानी कि सारे आ रहे हैं उसके अंदर, तो जब प्रोसेस में बदल जाएगा तो उसे रेडी क्यू कह देंगे। प्रोसेस में बदल गया, उसे कोई आईओ डिवाइस नहीं चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं आया, तो ये रेडी क्यू है। यहाँ से यानी कि उठा के सीपीयू ने इस पर काम करना है। और एक क्यू होती है जिसे डिवाइस क्यू कह दें या आईओ क्यूज भी से कह देते हैं कि अगर इनपुट आउटपुट चाहिए होगी तो वो सारे सीपीयू सारे प्रोसेस उस क्यू में लग जाते हैं। तो वहीं से वो फिर उसको आईओ जिसको डिवाइस होती है वो दे दी जाती है, ग्रांट कर दी जाती है। तो मुख्तलिफ क्यूज बनी हुई हैं, उसी से ही वो वाली वर्किंग आगे शुरू हो जाती है। क्यू डायग्राम देखिए, रेडी क्यू से सीपीयू के पास काम आया। अब यहाँ से या तो वो टर्मिनेट कर देगा कि काम पूरा हो गया, बस भाई आप बाहर चले जाओ, या उसके बाद फिर किसी न किसी क्यू में भेजेगा। वो आईओ क्यू में भी अगर आईओ चाहिए हो तो वहाँ पे, या टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। अच्छा, मैं आपको बाद में जैसे टाइम स्लाइसिंग आगे आएगा कॉन्सेप्ट कि थोड़ा थोड़ा टाइम सीपीयू सबको दे रहा है, इस प्रोसेस का ख़त्म हो गया तो इस क्यू में लगा दिया, या इसके फॉक चाइल्ड मतलब और मज़ीद उसके आगे फर्दर वो बना दिए, चाइल्ड बना दिए, फॉक चाइल्ड आगे कॉन्सेप्ट आएगा। तो आगे प्रोसेस मज़ीद डिवाइड हो गए तो वो उस क्यू में लग गए, या उसे वेटिंग और इंटरप्ट आ गया तो वो जो हमने 3 क्यूज़ हमने पढ़ी हैं, आयो ये इंटरप्ट वाली और टाइम वाली क्यूज़ वाली, उसके बाद फिर वो आईओ क्यू में बाज़ चला जाता है। आईओ रिक्वेस्ट के अंदर आईओ क्यू, फिर आईओ जो उसके रिक्वायर्ड होगा, वहाँ से ये सारे फिर रेडी में आते हैं कि जब इनका काम पूरा हो गया या रेडी में क्यू में लग गए और वहाँ से वापस उसके पास आ गए। शेड्यूलर क्या होगा? अ प्रोसेस माइग्रेट बिटवीन द वेरियस शेड्यूलिंग क्यूज थ्रू इट्स लाइफ टाइम। और ये काम कौन परफॉर्म देता है? ये इसको शेड्यूलर कहते हैं। अब शेड्यूलर क्या कौन कौन 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म होंगे और शॉर्ट टर्म होंगे, इनमें एक मीडियम टर्म भी होते हैं शायद। ये देखिए मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स वो होंगे जिसमें जिसको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए जो इनके दरमियान में आ जाएगी वो मीडियम टर्म आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो वही स्वैप इन स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि उसके अंदर मेमोरी रिलीजिंग आ जाती है।
अच्छा जी, एट सम लेटर टाइम प्रोसेस कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड एट सम लेटर स्टेज, दिस कॉन्सेप्ट इज स्कीम इज कॉल्ड स्वैपिंग, द प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट एंड कि मेमोरी के अंदर लेके आना स्वैप इन है, वापस ले जाना तो उसको निकाल देना स्वैप आउट कहलाएगा।